जिस मोदी सरकार के लिए हिंदू भर भर कर वोट कर रहा है, जिन नरेंद्र मोदी का खुद का नारा है भाई कि एक है तो सेफ है, उन्हीं की सरकार में हिंदू को बांट कर देखने का आरोप क्यों लग रहा है? क्या नरेंद्र मोदी भी कांग्रेस वाला कांड कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि मौजूदा सरकार ने वो किया जिससे हिंदू में ही अपर कास्ट और लोअर कास्ट की खाई और बड़ी हो जाएगी। एक समय था जब कांग्रेस सरकार कम्युनल वायलेंस बिल 2011 लाना चाहती थी और उस बिल का मूल आधार क्या था कि दंगों में हमेशा मेजॉरिटी ही दोषी दिखेगी और माइनॉरिटी हमेशा पीड़ित रहेगी। तब बीजेपी और अरुण जेटली ने इसका कड़ा विरोध किया था कि यह कानून बराबरी के खिलाफ है। आज आप विडंबना देखिए बॉस, मोदी सरकार के तहत यूजीसी वही काम शिक्षा के क्षेत्र में कर रही है, आरोप लग रहा है। यहां भी पहले से मान लिया गया है कि प्रताड़ित करने वाला जनरल कैटेगरी का होगा और पीड़ित ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले ही होंगे। वोट बैंक के लिए आज वही एंटी मेजॉरिटी मानसिकता अपनाई जा रही है जो कभी कांग्रेस की पहचान हुआ करती। क्या शिक्षा के मंदिरों को भी हम इसी वोट बैंक की राजनीति के अखाड़े में तब्दील करेंगे? इस वीडियो में आज आपको वो बताने जा रहा हूं जो या तो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है या फिर सोशल जस्टिस के नाम पर सही ठहरा दिया जा रहा है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक नया रेगुलेशन जारी किया, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। यूजीसी का कहना है कि यह नियम एनईपी 2020 की इक्वालिटी और इंक्लूजन की सोच पर आधारित है और इसका मकसद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव से निपटना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है इक्विटी और इंक्लूजन, लेकिन जब आप इसकी बारीकियों में जाइएगा तो आपको भी झटका लगेगा कि ये क्या ही कर दिया मोदी सरकार। ये तो जनरल कैटेगरी के साथ कांड ही हो जाएगा बॉस। यूजीसी जो नया नियम लाया है बॉस, उसके मुताबिक यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 लागू किया है। जातिगत भेदभाव तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन यह नियम खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को सुरक्षा देता है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमेटी का गठन करना जरूरी होगा। इसमें जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को लेकर कोई जिक्र ही नहीं। यानी सीधे सीधे एक तरीके से मान लिया गया है कि जनरल कैटेगरी वाला विलन होगा, एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी वाला विक्टिम ही होगा। ये कौन सा न्याय हुआ बॉस? क्या तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार जैसे नारे इस देश ने नहीं सुने हैं क्या? क्या इस तरह की सोच इस देश में है ही नहीं क्या? क्या ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव होने की गुंजाइश नहीं दिखाता है? फिर भी अगर जनरल कैटेगरी के छात्रों को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो क्या एससी, एसटी और ओबीसी वोट बैंक के लिए सब नहीं हो रहा है? यूजीसी कहता है कि ये नियम भेदभाव मिटाने के लिए, लेकिन भेदभाव किसके साथ? नियम कहता है कि भेदभाव केवल एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और दिव्यांगों के साथ हो सकता है। यानी अगर किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी जनरल कैटेगरी के छात्र के साथ उसकी जाति को लेकर अपमानजनक व्यवहार होता है तो यूजीसी की नजर में वो भेदभाव नहीं है क्या? यही नहीं, इस नियम में जेंडर की परिभाषा न्यूट्रल रखी गई है। पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर तीनों को सुरक्षा दी गई है। लेकिन जब बात कास्ट की आई तो यूजीसी की न्यूट्रलिटी गायब हो गई। क्या एक शर्मा, सिंह, चटर्जी, इन लोगों के सरनेम वाले छात्र भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते? यूजीसी कंफर्म है। यूजीसी ने हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये चीजें अनिवार्य कर दी। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, इक्विटी कमेटी, 24/7 हेल्पलाइन, तय समय में शिकायत निपटाने की व्यवस्था होगी। इन संस्थाओं को यह अधिकार दिया गया है कि ये व्यवहार पर नजर रखेंगे, शिकायतों की जांच करेंगे और कार्रवाई की सिफारिश करेंगे। यानी अब कैंपस सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि निगरानी और जांच का केंद्र भी बनता जा रहा है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां ब्राह्मणवाद के नाम पर खुलेआम नफरत फैलाई जाती है, क्या उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं है? जेएनयू जैसे देश के सबसे बड़े संस्थान में साल दर साल ब्राह्मण्स गो बैक, ब्राह्मण बनियान, वी आर कमिंग फॉर यू के नारे जातिवादी नहीं है क्या? लेकिन एक रहोगे तो सेफ रहोगे वाली सरकार के लिए मुद्दा नहीं है क्या? क्योंकि अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक में तो गिना ही नहीं जाता, वो तो बाय डिफॉल्ट बीजेपी को वोट देने वाला मान लिया गया है। किसी मंदिर से गबन नहीं होता, किसी लाउड स्पीकर से इसको वोट कहां डालना है ये बताया नहीं जाता, वो तो जाएगा और बीजेपी को चुन के आ जाएगा, मान लिया गया है। खैर, मुद्दे पे लौटते हैं। यूजीसी का नया नियम मानकर चल रहा है कि जनरल कास्ट सिर्फ अपराधी हो सकता है, पीड़ित नहीं। यही हर तरफ चर्चा हो रही है, यही सवाल उठ रहा है क्योंकि वेस्ट अब तक भारत के शिक्षाविदों को यही सिखाता आया है। इस नियम की सबसे गंभीर कमी ये बताई जा रही है कि एससी, एसटी की कोई झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पर कोई सजा तय ही नहीं की गई। मतलब कोई जनरल कैटेगरी के खिलाफ झूठी शिकायत न कर दे, इसका भी प्रोटेक्शन जनरल कैटेगरी के छात्रों को नहीं मिल रहा है। इस नियम के तहत शिकायत करना आसान किया गया है। आरोपी के लिए नुकसान बहुत बड़ा है, बदनामी, पढ़ाई और नौकरी पर असर होगा, मानसिक तनाव और कई मामलों में जेल तक जाने की गुंजाइश है।
नियम मानकर चलता है कि SC ST की शिकायत अपने आप में सही ही होगी और जनरल कैटेगरी वाला शुरू से ही दोषी है। यही वजह है कि इसे ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस पूरे रेगुलेशन में झूठी शिकायतों यानी फॉल्स कंप्लेंट्स के खिलाफ एक शब्द नहीं है बॉस। अगर कोई द्वेषवश किसी जनरल कैटेगरी के छात्र या प्रोफेसर पर झूठा आरोप लगा दे तो आरोपी के पास बचने का क्या रास्ता है, ये कौन बताएगा? ऐसा करना उस सच से आंखें चुराना है जिसकी परतें अब खुलने लगी हैं। जबलपुर में जनवरी 2025 में एक वर्कशॉप के दौरान हाईकोर्ट के जज विवेक अग्रवाल ने इस बात पर बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि SC ST एक्ट का भयानक दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा था कि अगर हमें अधिकार मिले हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि किसी निर्दोष को सजा न मिले। उन्होंने उन मिडलमैन का भी जिक्र किया था जो सरकारी मुआवजे के लिए लालच में झूठे SC ST के केस करवा देते हैं। ये एक जज ने कहा था बॉस। और जज साहब जो बोल रहे हैं, ऐसे में कुछ केसेस को भी याद दिलाता हूं आपको। सुभाष काशीनाथ महाजन केस, जिसमें कोर्ट ने कहा कि निर्दोषों को ब्लैकमेल करने के लिए कानून का दुरुपयोग हो रहा है, मनमानी गिरफ्तारी पर रोक लगनी चाहिए। विष्णु तिवारी केस, जिसमें जमीन विवाद में SC ST एक्ट और रेप का मामला लिखा था। 20 साल बाद निर्दोष बताकर बरी करते हुए कोर्ट ने इसे जमीन विवाद के कारण लगाया गया झूठा केस और न्याय की विफलता बता दी। रामदास बनाम महाराष्ट्र केस, जहां कोर्ट ने माना कि हर आपसी झगड़ा जातिगत अपमान नहीं होता और आरोपी को बरी किया गया। डॉक्टर विलास पांडरे केस, कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और जहां प्रशासनिक रंजिश के कारण डॉक्टर पर झूठा केस किया गया। हितेश मेवाड़ा केस, कोर्ट ने FIR रद्द करते हुए कहा कि निजी स्वार्थ और दबाव बनाने के लिए SC ST कानून को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी ऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें SC ST एक्ट का दुरुपयोग होने के केस कोर्ट में साबित हो चुके हैं, लेकिन मौजूदा सरकार को यह नहीं दिखता। कौन कहता है कि SC ST और OBC भाइयों बहनों को प्रोटेक्शन मत दीजिए, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले क्या गुनाह किए हैं बॉस? उसका प्रोटेक्शन लेयर कहां है जो सबको दिख रहा है, वो UGC को और सरकार को नहीं दिख रहा है? और आज की डेट में आप क्या माहौल बना रहे हैं कैंपस में कि जनरल कैटेगरी SC ST OBC क्या इनमें दोस्ती भी ना हो? जनरल कैटेगरी वाला डरा डरा घूमे कि पता नहीं जिससे बात कर रहा हूं, जिससे कुछ कह रहा हूं, कल को कोई दूसरा कांड ना हो जाए। ये क्या माहौल बना रहे हैं आप? लेकिन UGC ने जज साहब की चिंताओं और इतने सारे उदाहरणों को दरकिनार कर दिया। सीधे सीधे कहिए कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो UGC ने उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि नए नियमों के मुताबिक शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर कमेटी की बैठक होगी, 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी, आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, जबकि शिकायतकर्ता पर सबूत देने का कोई बोझ ही नहीं है। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है बॉस, बल्कि सोशल ट्रायल है एक तरीके का। ड्यू प्रोसेस और सोशल ट्रायल को समझना है तो जरा ये वीडियो देखिए। Whoever being a public servant but not being a member of a scheduled caste or a scheduled tribe willfully neglects his duties required to be performed by him under this act and the rule made thereunder shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year. सोचिए उस इंसान पर क्या गुजरी होगी जिसे बिना किसी सबूत के 2 साल से ज्यादा जेल में सड़ा दिया गया। SC ST एक्ट लगा, 32 गवाह बनाए गए, पर कोर्ट में एक भी गवाही देने नहीं आया। और हद तो तब हो गई जब खुद जज हैरान रह गए कि SHO के पास दिखाने को एक कागज नहीं था। गुस्से में जज ने SHO से पूछा कि तुम भी SC हो क्या जी? उसने हाँ कहा तो जज ने बस इतना कहा कि फिर तो तुम्हें कायदे कानून से क्या मतलब होगा। अभी जनरल कैटेगरी के साथ अन्याय की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। UGC ने इन नियमों को लागू करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाने की बात कही, जिसमें सिविल सोसाइटी और NGO को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ खेल समझिए। इक्वालिटी लैब जैसे संगठनों का नाम आपने सुना होगा। ये वही संगठन है जिन पर अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगता है। हाल ही में रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई, इसमें पाया गया कि कैसे DEI यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन प्रोग्राम्स के जरिए ब्राह्मणों के खिलाफ वैसी ही नफरत भरी जा रही है जैसी नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ भरी। जब कैंपस में ऐसे NGO घुसेंगे तो वो शिक्षा देंगे या समाज को आपस में लड़ाएंगे, ये सवाल उठ रहा है। एक बात जिसका ध्यान रखना जरूरी है कि UGC की ये नई गाइडलाइन सीधे सीधे जनरल कैटेगरी के बुनियादी हकों की हत्या कर रही है। संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर है, पर यहाँ बराबरी खत्म नहीं कर दी गई। फिर आता है आर्टिकल 15, आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ तो सरेआम भेदभाव हो रहा है। और हद तो तब हो गई जब आर्टिकल 19A को भी ताक पर रख दिया गया, यानी अब हमें अपनी बात कहने और अपनी राय रखने की आजादी है या नहीं। इसी तरह के झूठे SC ST केस में लखनऊ कोर्ट ने झूठा केस करने वाली महिला को 3 साल की सजा तक सुना दी,
लेकिन तब भी यूजीसी जैसी संस्थाएं आंखें मूंद कर केवल जनरल कैटेगरी के छात्रों को नजरअंदाज कर दे रही है। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल के फैसले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भेदभाव तय करने में इंटेंट ऑफ द एक्शन निर्णायक है, न कि केवल धारणा। लेकिन यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 इंटेंट को ही अप्रासंगिक बताकर इम्प्लिसिट परसेप्शन को अपराध बना रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के विपरीत है। अगर हम सच में समानता चाहते हैं तो नियम सबके लिए बराबर होने चाहिए। भेदभाव किसी के भी साथ हो वो गलत होना चाहिए, लेकिन एक तरफा कानून बनाकर आप न्याय नहीं, समाज में ज्यादा नफरत और डर पैदा कर रहे हैं। जनरल कैटेगरी का बच्चा पहले तो रिजर्वेशन की दीवार लांघकर आगे पहुंचता है, और अब उस पर ऐसे नियम की तलवार लटकी होगी कि जहां कभी भी कोई भी मामला पूरी करियर को बर्बाद कर सकता है, तो बच्चा खाक पड़ेगा, बच्चा खाक दोस्ती करेगा। कोई ये भी नहीं कह रहा कि इस नियम के तहत सारे झूठे ही केस होंगे, लेकिन झूठे केस एक भी नहीं होंगे, इसकी गारंटी कहां है? और अगर गारंटी नहीं है तो उससे बचने के लिए प्रोटेक्शन लेयर कहां है? एक को आगे लाने के लिए दूसरे को पीछे धकेलना जरूरी नहीं होता, और ये पहला ऐसा काम नहीं है जिसमें मोदी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में नीट पीजी में 3rd राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ घटाकर 0% कर दिए। नेशनल बोर्ड ऑफ साइंसेज इसने ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ को 0% और स्कोर को -40 तक घटाने का फैसला कर दिया, क्योंकि इनको सीट भरनी थी। लोग पूछने लगे कि फिर तो सीधे उठाकर घर से लाओ और डॉक्टर बना दो, लेकिन सरकार अपने तर्क गिना रही है। गजब हो रखा है बॉस। कोई नहीं पूछ रहा कि समानता लाने की इस कोशिश में कहीं हम कैंपस को बांट तो नहीं रहे। अगर छात्र एक दूसरे को दोस्त की बजाय एक्ट और धाराओं की नजर से देखने लगेंगे तो स्वाभाविक है कि वो घुलने मिलने के बजाय दूरी बनाना बेहतर समझे। कानून का डर जब संवाद पर हावी हो जाए तो वहां सामाजिक भाईचारा नहीं बल्कि सिर्फ अविश्वास पैदा होता है बॉस। यूजीसी गाइडलाइन पर बात करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम एक ऐसे समाज और एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं जहां रोहित वेमुला की जाति पर पुलिस रिपोर्ट को दरकिनार कर लाशों पर निजी फायदे की सियासत चमकती है। जब एक्टिविस्ट और नेता मौत का सौदा करने लगे तो समझ लीजिए कि मकसद सुधार नहीं, सिर्फ एजेंडा है। हमें जागना होगा, पूछना होगा कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जहां मेरिट से ज्यादा आपकी जाति और आपका विक्टिम कार्ड मायने रखेगा? क्या सबके लिए बराबरी नहीं होनी चाहिए? क्या एससी, एसटी और ओबीसी समाज से आने वाले भाइयों और बहनों को यह अच्छा लगेगा कि उन पर इस तरह से शक की निगाह से देखा जाए कि सच में सही में शिकायत जो है वो सच्ची है या नहीं? क्या उन्हें ठीक लगेगा कि जनरल कैटेगरी को इससे बाहर रखा जाए? क्या नए इंडिया की यही पहचान बनानी है हमको? कहां है समानता का तराजू? और क्या ये हिंदू को बांटने जैसा नहीं है? ये नरेंद्र मोदी सरकार को भी सोचना चाहिए। आपकी राय क्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।